हड्डियों की टूटी बेलें दिल के दरीचे में, लम्हों से रूठे लम्हे मुझसे अकेले में, बीते जमाने कितने मिलने बिछड़ने में, कितने समय है बाकी सांसें उखड़ने में। हो खाली हाथ ना है मैनू तो मायनी। शाम को मैंने जन्म नहीं दिया, बस इतना ही फर्क है तुम में और उसमें मेरे भी। सच तो यह है कि आपके नजदीक मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। बीनी की सोने की चेन खो गई, आपने देखी अम्मी? चेन खो गई है? कहाँ रखी थी? लॉकर में रखने की जहमत गवारा नहीं की थी क्या? खुदा के लिए थोड़े दिन आप हमें सुकून और इत्मीनान से रहने दीजिए। चलिए हटिए साइड में, मुझे आज शाम के लिए खिचड़ी बनानी। अच्छा रुक जाओ। ये किस तरह से बात कर रही थी तुम मामा से? मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही थी। ये सब आपकी ही करम नवाजी है, टेंशन ले लिया उसने आपकी, और क्या। खुदा के लिए थोड़े दिन आप हमें सुकून और इत्मीनान से रहने दीजिए। कहीं चैन न पाऊं मायनी, मायनी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ बेगम, तुम सो गई थी क्या? जी बेगम साहबा। मामा कहाँ? वो जी कमरे में हैं, सो गई हैं। अच्छा, कोई आया तो नहीं था? हाँ जी आए थे बेगम साहबा से मिलने एक साहब, दरमियान सी उम्र के थे, क्या नाम था? खुर्शीद साहब जी। खुर्शीद? हाँ वो आई थिंक रूबी के पापा। अच्छा, क्यों आए थे? पता नहीं जी, काफी देर बैठे हंसी मजाक की बातें करते रहे। फिर? वो जी बेगम साहबा को लेने आए थे, लेकिन वो गई नहीं, यहीं रही घर में। अच्छा, तुम जाओ फिर, सुबह बात होगी। वो चाय वाय लेकर आऊं अगर पिए तो? नहीं नहीं, तुम जाके सो जाओ। जी अच्छा जी। जी सर, मैं बिल्कुल समझ गया हूँ। आप फिक्र ना करें, मैं कल ही सारे डॉक्यूमेंट्स अर्जेंटली बनवा के आपको फैक्स करवा देता हूँ। ओके सर, फिर आपसे कल बात होगी इंशाल्लाह। ओके सर। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। यूएई से कॉल थी, बताया था ना मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था। वो लोग कुछ मजीद डॉक्यूमेंट्स मंगवा रहे हैं मुझसे। तो क्या वो तुम्हें जॉब दे रहे हैं? लगता तो कुछ ऐसे ही है। देखो 3-4 दिनों में सब कुछ फाइनल होगा। मैं भी चलूंगी ना तुम्हारे साथ। फौरी तौर पे तो कुछ नहीं कह सकता। मेरे ख्याल है तुम्हें वहां बुलाने में कम से कम 6-7 महीने तो लगेंगे। 6 से 7 महीने? 6-7 महीने में नहीं, कोई जरूरत नहीं। मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बगैर हिशाम? मेरी बात तो सुनो प्लीज। देखो ये मेरे फ्यूचर, इनफैक्ट हमारे फ्यूचर का सवाल है। तुम्हें थोड़ा सा हौसले से काम लेना होगा। हिशाम मगर मैं... हद हो गई भाई, कोई जिए या मरे किसी को कोई परवाह ही नहीं है इस घर में।
सारी उम्र जैसे सहरा को सैराब करते गुजर गई मेरी। कुछ नहीं मिला सिवाय कांटों के। क्या हुआ बाबा, क्या बात है? मर रहा हूं मैं सर दर्द से, और इस घर में कोई चाय पानी पूछने वाला नहीं है। तुमने बाबा से चाय का नहीं पूछा? शाम उस वक्त अंकल सो रहे थे। चलो जल्दी बना कर लाओ। आप बैठिए बाबा। गर्मी ने मुश्किल कर दिया मेरा। आ गई तुम, हो गया शौक पूरा शॉपिंग का। और नहीं मिलता तो सब्जी लेने निकल जाती। जिन्हें घर बैठे बिठाए हर चीज मिल जाए ना, उन्हें सिर्फ बातें करनी आती हैं। मेरी बातें देख रहे हो तुम, सुन रहे हो क्या सलूक करती है अब ये मेरे साथ। पहले पीछे पीछे फिरती थी, मीठे बोल बोलती थी, खिदमत करते थकती नहीं थी। बड़ी कमजात होती है औरत, बीवी बनते ही सर पे बैठ जाती है। पाँव की जूती भी खुद को सर का ताज समझने लगती है। और बेटे को जरा ये भी बता दो कि तुम पहले क्या थे और अब क्या हो। पहले भी मैं यही था, अब भी वही हूँ, सूखा कांटों भरा दरख्त। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि इस दरख्त ने जमाने के सर्दो गर्म सहे हैं इस घर की खातिर, तुम लोगों की खातिर, जरूरतें पूरी करने की खातिर। और ये जो तुम लाई हो, ये किसके बलबूते पे लाई हो? जिसको इतनी बातें सुना रही हो ना, तल्ख तल्ख उसी के बलबूते पर बातें बनानी आती है बस। ये जो आप अपने घर वालों से राजदारी बरत रही है ना, अच्छा नहीं कर रही है। मैं समझता हूँ कि मुझे हुज़ैफा और हशाम को सब बता देना चाहिए कि आपको सर्जरी की जरूरत है। बेटा सर्जरी भी करवा लूंगी, तुम फिक्र ना करो। बस थोड़ा सा वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारना चाहती हूँ। आपको वहम क्यों आंटी, खुदा न खास्ता? कोई वहम नहीं है, कोई खौफ नहीं। मरने से नहीं डरती मैं कलीम बेटा, बहुत मुतमईन हूँ मैं अपनी जिंदगी में। अपने बच्चों को खुशबाश हंसता खेलता देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे आधी जन्नत तो यही मिल गई मुझे। अब तुम्हारी ऑपरेशन की टेबल पे मरूं या अपने बिस्तर में, क्या फर्क पड़ता है? मैं आपको कैसे समझाऊं, कैसे कन्विंस करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब ठीक है बेटा। अरे आप यहाँ कैसे? बस वो चेकअप के लिए आई थी। और आप? भाई इस हार्ट क्लब के छोटे मोटे मेंबर हम भी हैं। ओह फारिग हो गई आप? जी फारिग हो गए। चलिए फिर मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं खुर्शीद साहब, आप क्यों तकलीफ करते हैं, मैं चली जाऊंगी। जाना तो सभी ने एक ना एक दिन, फिर थोड़ी देर की हम सफरी में क्या हर्ज है। आइए प्लीज। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम बेटा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे? मैं भी ठीक ठाक। बैठिए ना आप। वैसे आंटी आप गई कहाँ थी? क्या मतलब, आपको नहीं पता कि आपकी आंटी? बेटा मैं बाजार तक गई थी, वहाँ मुझे रूबी के वालिद मिल गए तो इन्होंने कहा मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने सोचा शुक्रिया अदा करने के लिए चाय पिला दी जाए। ओह आई सी, तो ये चाय आप मुझे मेरी टैक्सी के मुआवजे के तौर पर पिला रही हैं? क्यों शर्मिंदा करते हैं खुर्शीद साहब, शुक्रिया और मुआवजे में बहुत फर्क होता है। अरे शुक्रिया कैसा आसफिया जी, बस अच्छे लोगों के साथ थोड़ा बहुत वक्त मिल जाए गुजारने के लिए तो मौका गनीमत जानना चाहिए। क्यों बेटा? मैं चाय भिजवाती।
अच्छा बताओ भी सानी, और कितना वक्त रह गया? कम ऑन उसेफ, अभी तो काफी टाइम है। पता है मैं सोच सोच के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ कि कब एक छोटा सा नन्हा सा बेबी मेरे हाथ में आएगा और मैं खेलूंगा उसके साथ। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी उसे तुमने ही पालना। मुझे ये छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे पालने में ना कोई इंटरेस्ट नहीं। कभी कभी बहुत फजूल बातें करती हो तुम सानी, सीरियसली। लेकिन तुम परेशान ना हो, तुम्हें संभालने की जरूरत नहीं है, उसे तो मामा ही संभाल लेंगे। रोज मुझसे इसके बारे में बातें करती हो। तुम जानती हो मेरे ग्रैंडफादर का नाम अब्दुल हादी था, तो मामा और गॉड सेक उसेफ, ये पोते पोतियों के नाम रखने का ना जमाना पुराना हो चुका है। मैं अपने बच्चे का नाम खुद डिसाइड करूंगी, और वो कम से कम अब्दुल हादी टाइप नहीं होगा। वैसे खुर्शीद साहब काफी इंटरेस्ट लेने लगे हैं आंटी में। क्या मतलब? मतलब तो जाहिर है ना उज़ैफा। बहुत हो गई बकवास सानी, हद होती है हर बात की। चल ये तो बहुत ही अच्छा हुआ है कि मुझे फोन आ गया बाहर से, वरना अब उस घर में रहने के लिए बहुत हौसला चाहिए, और शायद मुझ में इतना हौसला नहीं है। लेकिन हशाम बेटा, तुम चले जाओगे तो तुम्हारे बाबा तो बिल्कुल तन्हा हो जाएंगे, और ये तन्हाई उनके बस का रोग नहीं है। उनकी अपनी लगाई भी आग है मामा, और उनके दामन तक तो जरूर पहुंचे। और फिर तन्हाई कैसी? आपको जलाने और सताने की जिद में उन्होंने जिस कैटेगरी की औरत का हाथ थामा है वो है उनके साथ। और रूबी, ये तुम्हारे बगैर उस घर में रह लेगी भला? मैंने सोचा रूबी को उसके पापा के यहाँ छोड़ दूं, फिर जैसे ही सेटल होऊंगा इसको वहां बुलवा लूंगा, और आपको भी बुलवा लूंगा मैं। आप आएंगी ना मेरे पास? कितनी उदासी है, ममता दूरी है, तो मैं भी अधूरा हूँ। मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, मुझे पंचिंग बैग बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी मामा का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो? देखो सर, जो बात जैसे थी मैंने तुम्हें बता दी। अब मामा उनके साथ घूम फिर रही हैं, ये सब एड्रेस नहीं है तो क्या है? शराब सानिया, शराब। मुझे बिल्कुल आदत नहीं है कि कोई मुझसे इस तरह से बात करे। मामा के बारे में दोबारा इस तरह की कोई बात मत करना तुम, प्लीज। और मैंने जो फील किया वो इतना नामुमकिन भी तो नहीं है। तुम लोग यूं ही हंसते बसते रहो, मुझे अपने कोई दुख याद नहीं रहेंगे। वैसे मेरी आपके साथ रहने की बहुत ख्वाहिश थी। हशाम आपकी बहुत तारीफ करता था शादी से पहले। बस बेटा, जो खुदा को मंजूर। मना किया था ना यहाँ आने से, समझ नहीं आती? नहीं आती समझ, और ये बात तो बिल्कुल भी नहीं। तुम क्या, मुझे मामा खुद भी कहें तभी मैं इस बात को नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं मामा से मिले बगैर नहीं रह सकता। घटिया आदमी हो तुम। ये सिर्फ मेरी माँ है, और मैं इकलौता बेटा हूं उनका, समझे तुम? इसलिए दोबारा यहाँ आने की कोशिश मत करना। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। हुज़ैफा क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? पागल ही तो है ये मामा, जिसे ना रिश्तों की समझ है, ना मोहब्बत की पहचान और अपनों का पता। और ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, और तुम्हारे बाप की वजह से। तमीज से बात करो ज़ैफा। मुझे तमीज सिखा रहा है? मेरे घर में खड़े होकर मुझे तमीज सिखा रहा है? चल निकलो। मामा प्लीज, मैं जा रहा हूं। मैं तो वैसे भी जा ही रहा हूं। मैं ख्याल रखिएगा।
हुज़ैफा, तुम दिन ब दिन हाइपर से हाइपर होते चले जा रहे हो। You have to control yourself. मैं जानती हूँ तुम्हें वक्त चाहिए, स्पेस चाहिए, खुद को समझने के लिए, आंटी को समझने के लिए, है ना? मुझे लगता है मेरे अंदर ये कुव्वत ही नहीं है सानी, सही और गलत का फैसला करने की कुव्वत। बिल्कुल कलर ब्लाइंड हो गया हूं मैं। कभी कभी लगता है जैसे सब कुछ बिल्कुल सही है और कभी कभी ऐसा लगता है कि सब गलत है। इसका एक ही हाल है, तुम आंटी से दूर रहकर कुछ वक्त गुजारो। सारी जिंदगी तो उनसे दूर रहा हूं सानी। हाँ, और अब तुम्हें उसकी आदत हो गई है ना? तुम नहीं रह सकते हो ज़ैफा उनके साथ। तुम उनके साथ रहोगे ना तो इसी तरह टेंस रहोगे, ना वो खुश रह सकेंगी और ना तुम। कैसी बातें करते हो श्याम बेटा। ये मेरी बेटी, मेरी जिंदगी, मेरी कुल कायनात। इतने साल हम बाप बेटी ने मिलकर गुजारे हैं, चंद दिन और रह लेंगे हंसी खुशी खुशबाशी से। लेकिन फिर भी अंकल, रूबी अब मेरी जिम्मेदारी है। अरे छोड़ो यार ये फॉर्मल बातें। अपनों में ये सब कुछ नहीं चलता। तुम आराम से, इत्मीनान से, पीस ऑफ माइंड के साथ जाने की तैयारी करो। हम बाप बेटी एक दूसरे को बिल्कुल बोर नहीं होने देंगे। क्यों रूबी जान? मैं कुछ कह नहीं सकती पापा, पहले की बात और थी, मगर अब तो मैं खुद हशाम के बगैर नहीं रह सकती। मैं हशाम के बगैर रह लूं, इस बात की गारंटी नहीं दे सकती मैं। देखो 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 भाई, ये बेटियां तो बड़ी बेवफा होती हैं। सिर्फ बेटियां ही नहीं, बेटे भी बेवफा होते हैं। इस खुशफहमी में ना रहिए आप। अब हशाम को ही देख लीजिए, ये भी तो जा रहे हैं ना अपने पेरेंट्स को छोड़ के, है ना हशाम? कम ऑन रूबी, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, कभी कभी बिल्कुल बच्चों वाली बातें कर जाती हो। चलो उठो, हम ससुर दामाद के लिए अच्छा सा खाना बनाओ। मैं बदजायका खाना खा खा के और पका पका के थक गया हूं। तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेते आप? मुझसे कौन शादी करेगा? क्यों? इतने हैंडसम पापा है मेरे, कोई इनकार करके तो दिखाए। क्यों हशाम? मैं आज भी वही 10 बरस वाला हुज़ैफा हूं, जिसकी आंखों के सामने उसकी मां किसी और की मां बन गई। अब तुम्हारा वक्त है हुज़ैफा, अपने बारे में सोचो, अपनी बीवी के बारे में, अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचो। आप शादी करेंगे मुझसे? जी। मामा का सब्जी किचन में है, चाय पानी बनाइए। आप नाराज हैं मुझसे? बात सुनिए मेरी। नहीं, तुम मेरी बात सुनो हुज़ैफा। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ तकदीर बहुत अरसे नामेहरबान रही है। कम उम्री में यतीम हो गए, दरबदरी मेरे साथ साथ तुम्हारा भी मुकद्दर रही। लेकिन बहुत से बच्चों के साथ ऐसा होता है, बहुत सौ के साथ तो आखिर वक्त तक तकदीर नामेहरबान ही रहती है। तो फिर क्या वजह है हुज़ैफा? क्या वजह है कि आज इस मकाम पर पहुंचने के बावजूद तुम उन सब बातों को भुला नहीं पाए,
फरामोश कर ही नहीं पाते। आज किस्मत की इतनी मेहरबानियां तुम्हारे साथ है, फिर भी तुम अपनी सोच को बदलने में नाकाम हो। क्या आज भी तुम वही 10 बरस वाले हुज़ैफा हो? इंतकाम पसंद, शिद्दत पसंद, हर किसी को अपनी महरूमियों का सबब समझने वाले। ठीक कहा आपने। मैं आज भी वही 10 बरस वाला हुज़ैफा हूं, जिसकी आंखों के सामने उसकी मां किसी और की मां बन गई। कितनी उदासी है, ममता दूरी है तो क्या आसान था ये सब मेरे लिए। सारी उम्र मैं शोलों पर चलती रही, तुम्हें मेरे पैरों के छाले नजर नहीं आते? और अगर मैं कसूरवार हूं तो फिर मुझी को कसूरवार समझो ना। सुहेल से नफरत क्यों, हशाम से नफरत क्यों? और अगर वो कसूरवार है तो फिर वहां से ये बेरुखी का अंदाज क्यों बेटा? बोलो, कौन है कसूरवार? मैं, सुहेल, हशाम या तुम्हारी तकदीर? मैं कसूरवार हूं, मैं हूं कसूरवार। बाकी सब तो मासूम हैं, आपके अपने जो हैं। अगर ऐसा होता तो हम सबको छोड़ के तुम्हारे पास न चली आती। तो अब ऐसा क्यों लग रहा है कि आप उस फैसले पर पछता रही? नहीं हुज़ैफा, मैं पछता नहीं रही हूं और ना ही पछताऊंगी। मगर एक बात याद रखना बेटा, हशाम और बीनिश मेरी औलाद जैसे नहीं है, मेरी औलाद है। मैं नहीं जानती कि सौतेली माँ क्या होती है, मैं तो सिर्फ ये जानती हूँ कि माँ क्या होती है बेटा। धड़कन है बिखरी बिखरी, कहने को जिंदा हूँ। आज तक सिर्फ ये जानने की कोशिश ही कर रहा हूं कि मां क्या होती है। ओ हर पल इश्क दी टुट दी जावे डोर। पिछले दिनों से बहुत टेंस है सानिया, और सानिया ही क्या, तुम भी। मैंने तुम्हें यहाँ अकेले में बात करने इसीलिए बुलाया है कि तुम्हें समझा सकूं। ये टेंशन ना सानिया के लिए अच्छी है और ना तुम्हारे लिए। तो फिर क्या चाहते हैं आप? हुज़ैफा, तुम्हारी मामा आदी हैं अकेलेपन और तन्हाई की। उन्हें तुम लोगों के यहाँ आ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें और सानिया को पड़ेगा। रिलैक्स हो जाओगे तुम लोग। आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि जिस तरह सानिया आपकी इकलौती बेटी, उसी तरह मैं भी अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ। लेकिन वो तो ये तस्लीम नहीं करती कि तुम उनके इकलौते बेटे हो, और फिर तुम तो उनके वो बेटे हो जिसे उन्होंने अपने से दूर रखा, दानिस्ता तौर पर। अब तुम्हारा वक्त है हुज़ैफा, अपने बारे में सोचो, अपनी बीवी के बारे में, अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचो। जहां तक तुम्हारी मामा का ताल्लुक है, उनसे कभी कभार मिलने चले जाया करो, रोज फोन पे बात कर लिया करो, उनके खाने पीने दवाओं का ख्याल रखो। अब और क्या चाहिए उन्हें इस उम्र में? सारे रंग तो देख चुकी हैं वो जिंदगी के। और इरफान चाहते हैं कि तुम उनका बिजनेस में हाथ बटाओ। हमारा तो कोई बेटा है नहीं, अब तुम और सानिया ही हो हमारे लिए सब कुछ। बैठे प्लीज।
माफ कीजिएगा, शायद पिछले कुछ दिनों से मुसलसल आपको परेशान कर रहा हूं। ऐसा ही है ना? कैसे आना हुआ? सच कहूं तो बस यूं ही चला आया, बिना सोचे समझे। कभी कभी तन्हाई इस तरह तंग करती है कि किसी हमदर्द शख्स के साथ वक्त गुजारने को जी चाहता है। एक ऐसा शख्स जिसे देखकर दर्द मुश्तरक का ख्याल आए। खुर्शीद साहब, मुझे कहने की जरूरत तो नहीं है, आप समझदार शख्स हैं, बखूबी जानते हैं कि एक मर्द के इस तरह के रवैये एक औरत के लिए किस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो उम्र के किसी भी हिस्से में हो। जी मैं समझता हूं, लेकिन उम्र का एक दौर ऐसा भी होता है जब अपना दर्द सिर्फ अपना ही दिल महसूस कर सकता है। बाकी सब लोग अपनी अपनी मसरूफियात और दिलचस्पियों में गुम हो चुके होते हैं। उन्हें उम्र के इस मुश्किल दौर से गुजरते हुए लोगों का जरा ख्याल नहीं आता। ठीक कहा ना मैंने? जी, लेकिन वकार और इज्जत से जिंदगी गुजारने के कुछ अपने तकाजे होते हैं, और हम अगर इन तकाजों का एहतराम नहीं करेंगे तो कोई और भी हमारा एहतराम नहीं करता। मैं आपकी सोच का भी एहतराम करता हूं, वरना एक मजार बनकर जीने का कम से कम मैं तो नहीं कायल। जहां अकीदत के फूल चढ़ाए जाते हों, अगरबत्तियां सुलगाई जाती हों। क्या मतलब? आप शादी करेंगे मुझसे? जी खुर्शीद साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? कुछ अंदाजा है आपको? मैंने खुद भी कोई गौर व खौज नहीं किया सबिया बेगम। एक बात काफी दिनों से दिल में सर उठा रही थी, जैसे किसी बंजर जमीन पर कोई पौधा खुद ब खुद फूट निकले। मैंने सोचा बंजर जमीन जैसी जिंदगी गुलिस्तान बनना चाह रही है तो इसमें हर्जी क्या है, कह दो जो दिल में है। अच्छा खासा सेंसिबल आदमी समझती थी मैं आपको। तो इसमें सेंसलेस क्या है? आप तन्हा हैं, मैं भी तन्हा हूं। वक्त के दामन में हमारे कितने साल लिखे हैं हमें नहीं मालूम। थोड़ा ज्यादा जितना भी वक्त मिलेगा मिलकर गुजार लेंगे तो हर्जी क्या है। मैं तन्हा नहीं हूँ खुर्शीद साहब, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, और बेहतर होगा कि अब आप भी यहाँ से तशरीफ ले जाइए। और आज जो बात आपने बगैर सोचे समझे कह डाली है, उसके बाद मैं मुनासिब समझती हूँ कि हमारा सामना कम से कम हो या बिल्कुल ना हो। सोच लीजिए, इंसान का अपनी जिंदगी से हक कभी खत्म नहीं होता। उम्र के इस मकाम पर आकर खुद को अक्सर दूसरों की नजर से देखना और परखना पड़ता है, खासकर अपनी औलाद की नजर से। औलाद जो जीते जागते माँ बाप को मजार बना देती है कि रोज 4 फूल चढ़ा दिए और 2 अगरबत्तियां सुलगा दी, और कभी कभी तो इन फूलों की जगह कांटे और अगरबत्तियों की जगह शोले मिल जाते हैं। मजार मजार नहीं रहता, चिता बन जाती है। प्लीज खुर्शीद साहब, अब आप चले जाइए। मैं नहीं चाहती कि कोई और आए और कैसे हो ज़ैफ़ा बेटे? आप यहाँ कैसे? मैं वो दरअसल रूबी और हशाम का इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपने उनके मुतालिक कुछ बात करनी है या कुछ डिस्कस करना है तो उनके घर जाकर कीजिए, या नहीं। सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी। अज़रा
मुझे लगता है आपकी खांसी काफी बढ़ गई है। आप चलें, मैं आपको डॉक्टर पे ले जाता हूँ। कुछ नहीं होगा इन दवाओं से। इन दवाओं ने पहले ही सीना खुश्क कर दिया है मेरा। हलक में जैसे कांटे उगाए हैं और मैदे में जैसी आग सी लग गई है। कोई फायदा नहीं दवाओं का। और मैं तो एक बात बताऊं, अरे यार इन दवाओं का फायदा तब होता है जब कोई वक्त पे दवा देने वाला हो, कोई पूछने वाला हो, कोई ख्याल रखने वाला हो। सारा दिन आवाजें देता रहता हूँ, कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो यूं लगने लगा है जैसे जैसे मैंने सारी जिंदगी सहरा को पानी दिया है, सहरा को। बाबा कुछ नहीं हुआ आपको, मामूली सी खांसी है, 1-2 दिनों में ठीक हो जाएगी। आप हर बात को इतना मैग्नीफाई क्यों कर लेते हैं? हाँ, पागल हो गया हूं ना मैं, पागल हो गया हूँ। किसी पागल खाने में दाखिल करा दो मुझे, या वो क्या कि बुड्ढों का जो वो ओल्ड होम होता है उसमें जमा करा दो। कह दो बाप हमारे लिए बेकार हो गया, बुड्ढा हो गया, इसको अपने पास रखो, मर जाए तो दफना देना। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। वो कहाँ है हजरापा? अरे मर गई वो कमबख्त, नीच औरत, कमजात। 4 पैसे की आंखें उसके पास, उसके तो मिजाज ही बदल गए। मुझे आंखें दिखाती है, मुझ पे करती है, जिसने उसे नौकरानी से घर की मालिकन बना दिया। नौकरानी थी तो खिदमतें करती थी, बीवी बनी अंदाज ही बदल गए। वाह ये औरत वाह, सलाम है तुझ पे, सलाम। 2 आने का ज़र्फ होता है शाम इन औरतों का, 2 आने का। जी सुहेल साहब, 2 आने का। नौकरानी थी तो खिदमतें इसलिए करती थी कि तब मेरा यही काम था, और उसके बाद जब बीवी बनी तो फिर फर्ज समझ के ये सब काम करती रही। अरे उससे भली तो नौकरानी ही थी। ईठी बातें तो सुनने को मिलती थी, आंखों में इस तरह हकारत तो नहीं थी। नौकरानी देखा देखा तुमने, ये हैसियत हो गई। अब ये चाहती है मैं हर वक्त बस इसके नखरे उठाता रहूं, वो इम्तियाज अली ताज के शहजादा सलीम की तरह अनारकली के गुन गाता रहूं, इससे रोमांस झाड़ता रहूं। ये चोचले नहीं होते मुझसे। पापा प्लीज बस करते हैं। मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया था। मैं 1 हफ्ते बाद यूएई जा रहा हूँ। वहाँ की एक बहुत ही अच्छी कंपनी में 2 साल के लिए जॉब का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है मुझे। मैंने सोचा है कि इनिशियली मैं रूबी को उसके फादर के यहाँ छोड़ दूंगा, फिर जैसे ही सेटल होऊंगा उसे वहीं बुला लूंगा। ठीक है, जाओ, चले जाओ। वो वैसे भी इंसान कब्र में तो अकेला ही होता है ना। मैं समझ लूंगा ये घर मेरी कब्र है, मैं यहाँ पे अकेला हूँ। जाओ सब लोग चले जाओ, एक एक करके चले जाओ, कोई मेरा नहीं रहा, सब चले। पापा प्लीज आप गलत ना समझें, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं इसे किसी भी तरह गवा नहीं सकता। प्लीज पापा। हाँ, तुम क्यों गवाओगे? गवाने के लिए तुम्हारा बाप जो है इस दुनिया में सब कुछ गवा के बैठा है। ठीक है बेटा, जाओ तुम जाओ, चले जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं, जाओ। इसमें तो कोई शक नहीं पापा कि आपने सब कुछ खुद कमाया। क्या नहीं था आपके पास? हमदर्द, मेहरबान, खिदमतगुजार बीवी, अच्छी औलाद, एक मुकम्मल घर। ये सब कुछ आपने खुद कमाया है बाबा। हाँ हाँ कमाया है मैं, हाँ मैंने कमाया। तुम जाओ, तुम जाओ, जिसको जहां जाना है चले जाओ, जाओ चले जाओ।
लेना आप लोग बिस्किट लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र है खुदा का। आप लोग खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। आंटी ये आपके हाथ में किसके कपड़े हैं? ये हुज़ैफा के कपड़े हैं सानिया। जब वो बिल्कुल नन्हा मुन्ना सा था ना, तो मैंने और मुनीर ने जितने भी कपड़े उसके लिए लिए थे मैंने सब संभाल के रख लिए। अब जब भी मैं इनको निकाल के देखती हूँ तो एक अनजानी सी खुशी मिलती है मुझे। सानी, शुरू में मैं अपने पोते को यही कपड़े पहनाऊंगी। मुझे ऐसा लगेगा जैसे मेरा नन्हा हुज़ैफा दोबारा मेरी गोद में आ गया। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने बेबी को ये कपड़े पहनाऊंगी? इतने पुराने, बदबू आ रही होगी, कितने जर्म्स होंगे इसमें। माफ कीजिएगा बहन, शायद आपको बुरा लगे, लेकिन ये आपके पुराने ख्यालात, पुराने रस्मों रिवाज, ये आजकल के दौर के नए ख्यालात के बच्चे कहाँ एक्सेप्ट करते हैं। ये तो बिल्कुल भी नहीं ज़हनी तौर पे मानेगी। शायद आप ठीक ही कह रही हैं। हमारे जमाने में तो एक रिवाज ये भी था कि लड़की जिस घर में भी जाती थी वहीं के तौर तरीके बहुत खुशदिली से अपना लेती थी। माजी को भूलकर हाल में जिया करती थी। होता होगा ऐसा, लेकिन अब तो बहुत कुछ बदल गया है। अब तो लड़की के बजाय लड़के को घर छोड़ के जाना पड़ेगा। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मैं समझाती हूँ। एक्चुअली मैंने और हुज़ैफा ने फैसला किया है कि अब हम मामा और पापा के साथ ही रहेंगे। इस दुनिया में कहीं भी कोई भी घर नहीं रहा मेरा। ये घर मेरा है, इसीलिए आपका भी है। ऐसी कंडीशन में कभी कभी ऐसा हो जाता है। ये अचानक से हम दोनों के दरमियान क्यों आना चाहती है वो? सानी, तुम खुद माँ बनने वाली हो। एक माँ की फीलिंग्स को समझ नहीं सकती तुम? सिर्फ थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहती हूँ तुम्हारे साथ हुज़ैफा, बस चंद महीने। 2 शौहर भुगत चुके, अभी भी दिल के अरमान नहीं निकले? आइए 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 मेरे साथ, मैं आपको छोड़ दूंगा। ठीक हूँ मैं भाई। आप आ जाए, मैं आपको छोड़ दूंगा, प्लीज आइए। मुझे तुम्हारी मामा को बहुत केयर की जरूरत है। अरे क्या कर रहे हो हुज़ैफा? छोड़ो उन्हें। बेटे को छोड़ने के लिए दूसरे सहारे ढूंढ रही है। अरे ये आप जमजम से धुली हुई है क्या? आओ 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 आओ, मारो मुझे, मारो। बुझने लगी हैं आंखें, खाली हुई बरसातें, तुझसे जुड़ी हैं सांसें हो। दिल मेरा तोड़ा काहे है ये बिछोड़ा काहे, देखूं मैं तेरी राहें हो। मेरा दर्द न जाने कोई हो।